हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम लोग आज के अपने इस प्यारे और इम्पोर्टेंट सेशन में, आज का सेशन है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज प्यारे बच्चे मैं आपको बताने वाला हूं बेटा वंशागति एवं विविधता के जो सिद्धांत चैप्टर है। बेटा आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के इस चैप्टर को बेटा आज हम बेटा वन शॉर्ट वीडियो से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सारे वो मैं आपको सभी टॉपिक बेटा बता दूंगा जो आपको इस चैप्टर में मिलने वाले बेटा आपके एग्जाम में, ठीक है। बिना समय को हम इधर उधर किए बिना ही, ठीक है, समय को बचाते हुए, ठीक है, समय को बचाते हुए। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तो करेंगे यार, ठीक है। गुड इवनिंग तो बच्चों से करना ही चाहिए कि भाई गुड इवनिंग कर लें बच्चों से। सर मेरे बच्चे गुस्सा जाएंगे, सर गुड इवनिंग किया ही नहीं आपने, इतना समझना चाहिए सर, गुड इवनिंग जरूर करिए, ठीक है। प्यारे बच्चों आ जाओ, फिर चैप्टर जो है एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट वाइज में आपको समझाने वाला हूं। देखो सबसे पहला जो आपका बेटा सबसे पहले चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ठीक है। वंशागति, जी बेटा जी, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत जो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इंग्लिश में बेटा बोलेंगे उसको, ठीक है। चलो सबसे पहले प्यारे बच्चे आप ये जानोगे क्या होता है वंशागति। वंशागति क्या होगा बेटा, तो ध्यान से देखो, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में पहुंचना। जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में पहुंचते हैं, ठीक है। यस सर, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं उन्हें हम बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। और आनुवंशिक लक्षणों का कहां जाना बेटा, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में आपका बेटा पहुंचना क्या कहलाएगा, वंशागति। यस सर, फटाक से नोट हो गया वंशागति की सबसे पहले परिभाषा बेटा, वंशागति की पहले परिभाषा नोट हो गई। यस सर। सर दूसरा शब्द होता है विभिन्नता। विभिन्नता क्या होती है बेटा, देखो बेटा माता पिता और उनकी संतानों के बीच आपको अंतर मिलेगा। आप देखोगे कि जो माता पिता होती हैं और जो उनकी संतानें होती हैं उनके बीच में आपको कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा। आप देखोगे माता पिता का जो चेहरा हो रहा है वो हूबहू बेटा आपसे मिलेगा नहीं। तो माता पिता और उनकी संतानों में जो अंतर पाया जाएगा, माता पिता और उनकी संतानों में जो अंतर पाया जाएगा बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, विभिन्नता। सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो बेटा आनुवंशिकी क्या है। सर एग्जाम में आनुवंशिकी भी तो आता है। आनुवंशिकी का मतलब होता है बेटा जीव विज्ञान की शाखा होगी। ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशागति और विभिन्नताओं का बेटा आप अध्ययन करते हो। गुड इवनिंग बेटा। वंशागति और जो आपका विभिन्नता दिख रहा है, इन दोनों के प्यारे बच्चे क्या बेटा बेटा हम लोग अध्ययन, इन दोनों के अध्ययन को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी बेटा जो शब्द है वो दिया था डब्ल्यू बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने, डब्ल्यू बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने। और आनुवंशिकी के जनक कौन है बेटा, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सभी प्यारे बच्चे सबसे पहले आराम से जल्दी से ये बताएं, यहां तक नोट हो गया हो, फोटो खींच लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं बेटा। बेटा यहां तक नोट हो गया हो, फोटो खींच लिया गया हो तो आगे बढ़ा जाए। जल्दी बताओ सब लोग, बोलो फटाक से बोलो मेरे प्यारे भैया लोगों, सर आगे बढ़ा जाए, आसान टॉपिक है ये सब तो। जी बेटा आ जाओ, एक बार शेयर और भी कर दो जल्दी से, फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से कुछ शब्द आपको पेपर में मिलने वाले हैं बेटा, जैसे आपको, ठीक है, आनुवंशिकी शब्दावली। सबसे पहले आप जानो बेटा जीन। तो बेटा जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया प्यारे बच्चे, जोहानसन ने। जो जीन शब्द है बेटा उसका प्रयोग किसने किया था, सब लोग बताओ। शेयर और कर दिया है सबने, सबने शेयर कर दिया है, ये सबकी जिम्मेदारी है। सबकी जिम्मेदारी है शेयर करना, आपकी बारी है, ठीक है।
अब आप लोगों की बारी है, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। चलो क्लियर है सर। यहां तक बेटा जल्दी बताओ, सब लोग क्लियर हो गया? फोटो वोटो खींच लोगे सब लोग जल्दी से? सुनो बेटा, आप जल्दी सुनो। सबसे पहले बेटा जीन क्या होता है? देखो बेटा, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ध्यान सुनो बेटा, जीन शब्द का प्रयोग, प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बेटा। जीन शब्द का प्रयोग किया था बेटा जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने। आगे सुनो बेटा, मेंडल ने इसे क्या कहा था? तो मेंडल ने बेटा इसे कारक कहा था। ठीक है, ये करता क्या है बेटा? तो आपके शरीर में जो आनुवंशिक लक्षण होते या ठीक है पाए जाते हैं, तो आनुवंशिक लक्षणों को बेटा, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में कौन पहुंचाएगा बेटा? सब लोग बताओ जल्दी से। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में पहुंचाने का काम कौन करेगा? सब बताओ। आनुवंशिक लक्षण, जी प्यारे बच्चे, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में कौन पहुंचाता है? आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में कौन पहुंचाता है बेटा? जीन। जीन की वजह से होता है बेटा। बेटा इसे आनुवंशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। आनुवंशिक पदार्थ आपका कौन होता है बेटा? बेटा आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। अब आगे सुनो, दूसरा शब्द आपके एग्जाम में आएगा एलिल या एलिलोमॉर्फ। बेटा समान जीन के, मान लो समान जीन है और समान जीन का एकांतरणी रूप, जैसे मान लो किसी पादप में बीज का आकार का जीन है, किसी पादप में बीज का जो आकार होता है उसका जीन है। ठीक, अब ये जो बीज के आकार का जीन है इसके दो रूप होंगे। एक या तो ये गोल बीज होगा, एक या तो ये झुर्रीदार बीज होगा। तो बेटा ये बीज के आकार का जीन पाया जाएगा। अब ये जो जीन है या तो ये गोल और या तो ये झुर्रीदार लाएगा बेटा। तो चाहे गोल बीज हो चाहे झुर्रीदार बीज हो, उसके अंदर कौन सा जीन पाया जा रहा है? उसके अंदर कौन सा जीन पाया जा रहा है? सब लोग बताओ बेटा, कौन सा जीन? जी सर जी, उसके अंदर कौन सा जीन है बेटा? चाहे गोल हो चाहे झुर्रीदार हो, उसके अंदर पाया जाएगा बीज के आकार का जीन। तो बीज के आकार के जीन के दो एकांतरणी रूप हैं, या तो वो गोल है या तो वो झुर्रीदार है। ठीक है, और इसे ही बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं? जल्दी बताओ। एलील बोल देंगे। यस सर। जैसे लंबापन और बौनापन समान जीन के एकांतरणी रूप हैं। अब आगे सुनो बेटा, जीन प्रारूप क्या है? किसी जीव का आनुवंशिक संगठन जीन प्रारूप कहलाता है। बेटा मान लो कोई आपका जीव है, ठीक है, और किसी जीव में जो अलग अलग प्रकार के बेटा क्या पाए जाएंगे? जीन्स। जीन। कोई मान लो जीव है,
उसमें जो अलग अलग प्रकार के बेटा जीन्स पाए जाते हैं उसे ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप। जैसे आप ये देखिए बेटा, कैपिटल टी शुद्ध लंबा का जीन है, स्मॉल टी शुद्ध बौना का जीन है, और कैपिटल टी स्मॉल टी शंकर लंबे का जीन है। यस सर। तो ये बेटा आपके अलग अलग जो जीन होते हैं ये जीवों में पाया, ठीक है, जाएगा। तो जीवों में ये अलग अलग प्रकार के, मान लो अगर उसमें जैसे मान लो आपके बॉडी में देख लो अलग अलग रंग का जीन होगा, अलग अलग जीन आपके बॉडी में है, तो वो अलग अलग जीन का, ठीक है, पाया जाना ही। यस सर। आपके बॉडी में क्या पाया जा रहे हैं, अलग अलग जीन, तो आपके बॉडी में जो अलग अलग बेटा जीन्स पाए जाएंगे। जी सर। तो जीवों में आनुवंशिक संगठन को ही हम क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप। ये नोट कर लेना बेटा अच्छे से। अगला देखो क्या होता है, दृश्य प्रारूप। दृश्य प्रारूप देखो बेटा यह जीवों के लक्षणों जैसे रंग हो गया, रूप हो गया, व्यवहार हो गया, लिंग हो गया, इसको बेटा प्रदर्शित करते हैं। जीन बिंदु क्या होता है बेटा, गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जीन बिंदु। या एक और परिभाषा, किसी गुणसूत्र पर जीन की वास्तविक स्थिति, किसी गुणसूत्र पर जो जीन की वास्तविक स्थिति होगी बेटा उसे ही बेटा हम लोग बोलते हैं जीन बिंदु। यस सर, क्लियर है यहां तक। चलो आगे सुनो। अब समयुग्मजी बेटा, जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन समान प्रकार के होते हैं, तो जब बेटा एक लक्षण के लिए दोनों जीन क्या होते हैं, समान प्रकार के, तो इसे हम बोलते हैं बेटा समयुग्मजी। सुनो यहां पास, जैसे कैपिटल टी यहां पास दोनों जीन आपको समान दिख रहे हैं तो ये समयुग्मजी कहलाएगा। स्मॉल टी यहां पास भी दोनों जीन समान दिख रहे हैं तो ये भी बेटा आपका समयुग्मजी कहलाएगा। अब कैपिटल टी प्रभावी समयुग्मजी है, जब कैपिटल में लिखा होता है तो प्रभावी बोलते है ना बेटा, यह सब प्रभावी कहेंगे, और स्मॉल में दोनों लिखा होता है तो क्या बोलते हैं, अप्रभावी। यस सर। अब बेटा विषम युग्मजी देखो जल्दी से, जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स बेटा क्या होते हैं, असमान प्रकार की। जैसे लंबाई के लिए ये जो आप देख रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी बेटा लंबे पौधे के लिए होगा, बट यहां पास आप देख रहे हो ये कैपिटल है ये स्मॉल है, तो ये दोनों बेटा अलग अलग प्रकार के जीन्स मिल रहे हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विषम युग्मजी। नोट करो बेटा, जब दोनों अलग अलग होंगे। यहां तक प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत है, एकदम जल्दी से मुझे हवाई तरीके से एकदम बताओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्यारे बच्चे एकदम पूरे जोश जज्बा और जुनून के साथ बिल्कुल एकदम पूरे ठीक है बताएंगे सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। क्या बात है बेटा, हो गया नोट यहां तक, एकदम परफेक्ट कंटेंट। बेटा आपको पता होना चाहिए, ये बेटा टिप्पणी से आता है, कई प्रश्न बेटा एग्जाम में आएंगे, यहां पर मैं सारा पहले से बता दे रहा हूं एकदम, ठीक है। इनको पढ़े बिना बेटा आप यस सर नोट कर रहे हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव की भी कराए तैयारी बेटा बिल्कुल चलेगी, इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव की क्लास बेटा भी चलेगी। आगे सुनो बेटा, लक्षण क्या होता है, किसी जीव के आकार की संबंधी विशेषताओं को लक्षण कहते हैं। जैसे पुष्प का रंग, बीज का आकार, ये लक्षण होता है। विशेषक, किसी लक्षण के दोनों भिन्न उपलक्षण, बेटा मान लो कोई लक्षण है और उसके जो अलग अलग उपलक्षण होते हैं
उसे बेटा हम बोलते हैं विशेषक। जैसे पौधे की ऊंचाई ये लक्षण होता है बेटा, लेकिन जो आप लंबापन और बौनापन बोलते हो ये बेटा विशेषक होते हैं। इसी तरह से बेटा जैसे पुष्प का रंग है, पुष्प का रंग लक्षण है, और जो बैगनी और सफेद है बेटा ये विशेषक है। क्या बात है बेटा, आगे सुनो। अब युग्मक क्या होता है बच्चे? यह एक परिपक्व जनन कोशिका होती है, ठीक है। ये एक आपकी क्या है बेटा? परिपक्व जनन कोशिका है, जो संलयन मतलब निषेचन करके नए जीव का निर्माण करती है। बच्चे युग्मक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। फिर आता है बेटा संकरण। संकरण बेटा यह दो अलग अलग लक्षणों वाले बेटा, दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के मध्य होने वाली क्रिया है, जिसमें उनके युग्मकों का संलयन होता है। या बेटा एक और परिभाषा देखो, जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच आप क्या कराओगे बेटा? निषेचन, तो इस क्रिया को हम बेटा संकरण कहते हैं। और प्यारे बच्चों, संकरण से प्राप्त होने वाली संतानों को हम संकर कहते हैं। तो ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है एकदम। क्या बात है, सारी चीजें समझ में आ रही? चलो बहुत बढ़िया, आगे सुनो बेटा। एक संकर संकरण बच्चों, अगर ऐसा संकरण, ठीक है, जिसमें एक लक्षणों को लेकर अगर संकरण होगा तो वो कहलाएगा प्यारे बच्चे एक संकर संकरण। अगर हम दो लक्षण लेंगे तो द्विसंकर संकरण। जैसे मान लो मैंने अभी जब आपको पढ़ाना है, ठीक है, अभी मैं आपको नियम पढ़ाऊंगा बेटा, तो जब मैं पढ़ाऊंगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो उसमें बेटा दो लक्षण लेते हैं। तो वो किस पर आधारित है? दो लक्षण मतलब जैसे मैंने बीज का आकार और बीज का रंग ले लिया, तो दो लक्षण ले लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? द्विसंकर संकरण, है ना। और अगर संकरण में जनक की अदला बदली कर दी जाए, जैसे मान लो एक बार आपने किसी पुष्प का नर लिया और दूसरे पुष्प का मादा, ठीक है, मान लो उसका चयन कर लेते हो आप, तो फिर अगली बार क्या होगा? उस पहले वाले का आप मादा जनन अंग चयन करे, ठीक है, आते हैं, और जो दूसरा वाला हो गया उसका हम लोग क्या ले लेंगे बेटा? फिर नर। चलो, जनक की अदला बदली। परीक्षा संकरण क्या होता है बेटा? प्रथम पीढ़ी से प्राप्त जो संतान होती है, जब उसका संकरण किसके साथ कराओगे बेटा? आप अप्रभावी जनक से, तो इसे ही बेटा हम बोलते हैं टेस्ट। जल्दी बताओ। हाँ जी, हाँ जी, क्रॉस। यस, क्या बात है? इट्स खुशी, कृति, NBV, क्या नाम है? NBV, जिद्दी, इनोसेंट बॉय, लकी राठौर, कीर्ति शर्मा। चलो बहुत बढ़िया, आगे सुनो। संकर पूर्व संकरण, बैक क्रॉस। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त अगर आप संकर संतानों का संकरण, जो प्रथम पीढ़ी से प्राप्त है संकर संतान, अगर आप उसका संकरण कराओगे किसके साथ? कोई भी जनक, चाहे प्रभावी के साथ आप संकरण कराएं, चाहे आप प्रभावी के साथ आप संकरण, ठीक है, कराते हो, तो इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? संकर पूर्व संकरण। संकर क्या होता है बेटा? अभी मैंने बताया था, संकरण से प्राप्त होने वाली संतानों को संकर कहते हैं। चलो आगे सुनो। अब F1 पीढ़ी क्या है? ठीक है, वह संतति जो दो जननिक रूप से भिन्न दो जनकों के मध्य संकरण कराने से उत्पन्न हो। देखो, संकरण कराने के पश्चात जो सबसे पहले संतानें प्राप्त होंगी,
उन्हीं संतानों को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी की संतानों के बीच आपस में बेटा स्वसंकरण कराने से जो संतानें मिलेंगी उसे बोलते हैं बेटा हम लोग F2 पीढ़ी। नोट कर लेना। एकल कारक भी नोट कर सकते हो, जैसे आपने सुना था किसी जीव में किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी कारकों को ही क्या बोला था मेंडल ने बेटा? यस सर, कारक कहते हैं। बहुत बढ़िया, मेंडल ने तो बोला था बेटा इसे, ये देखो नोट कर लो। चलो, यस सर। प्रभावी लक्षण क्या होता है? प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण बेटा दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण बेटा दिखाई नहीं देते हैं उन्हें बेटा अप्रभावी लक्षण कहते हैं। हो जाएगा बेटा? जल्दी तो बताओ फटाफट, ये जल्दी बताओ। ये हमारा बेटा जल्दी यहाँ तक हो गया बेटा। देखो, पहली बात तो आप सबको एक बात समझनी पड़ेगी। बात ये समझनी पड़ेगी कि हमारे पास समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं कम से कम समय में आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेटा रिविजन करा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटे सवा घंटे में ही चैप्टर पूरा जो मेन है सारी चीज़ें आप पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। और इसके अलावा बेटा आप काम करोगे, आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलना, या आप आराम से बाद में पूरी वीडियो आपके पास रहेगी, आराम से आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। पूरी एकदम नोट्स में आपको बनवा दे रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, और सबसे कम समय में आपको कंप्लीट भी करना है। इतना समय नहीं रह गया बेटा कि बहुत समय आपके पास है, बहुत लिमिटेड समय है आपके पास, और उसमें आपको सारी चीज़ पढ़ना भी है, ठीक है। आप नोट्स भी बनाओगे, हाँ स्क्रीनशॉट लेने बेटा, नोट्स बनाना है आपको, और बेटा याद भी तो करना पड़ेगा, तो इसलिए समय कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। यस सर, तो पढ़ते चलो एकदम अच्छे से। आप सुनो बेटा आगे। इसके बाद सहलग्नता की परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है, ये मैं भी आगे पढ़ाऊंगा सहलग्नता, ठीक है। इसके बाद मेंडलवाद पढ़ लो एक बार। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। बेटा जो मेंडल थे वो माली परिवार से संबंध रखते थे, और बड़े होने पर ये ब्रून शहर के चर्च में पादरी बन गए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादपों पाइसम सैटाइवम का चुनाव किया था। इन्होंने मटर के पादपों पर लगभग 7 वर्षों तक प्रयोग किए। अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों और उपलब्धियों को इन्होंने ब्रून शहर के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में 1865 में क्या किया? प्रस्तावित किया। ये 65 नहीं, 66 बोल सकते हो। एक मिनट, हाँ, उसके बाद 65 में प्रकाशित हो गया था। आगे सुनो। इनके नियमों के प्रकाशित होने के बाद उस समय इनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय डार्विनवाद चर्चा का विषय था। सन 1884 में किडनी डिसऑर्डर के कारण मेंडल की बेटा मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के 16 वर्षों बाद बेटा सन 1900 में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों को बेटा पुनः खोजा। ये 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक बेटा नोट कर लो। हालैंड के वैज्ञानिक बेटा कौन थे आपके? ह्यूगो डी व्रीस। जर्मनी के कॉर्कॉलिस। ऑस्ट्रिया के बेटा आपके एरिक वॉन शेरमैक। इन वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को संक्षेप में क्या बोला था बेटा? मेंडलवाद। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? क्या बात है, बहुत बढ़िया।
चलो यस सर, यस सर। चलो अब आगे सुनो बेटा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव करने के कारण। बेटा आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम के लिए बेटा बहुत, ठीक है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका बेटा जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब आप समझो कि ये आता ही रहता है। मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे के चुनाव करने के कारण। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? पहला कारण बेटा, मटर के पौधे एक वर्षीय होते हैं। दूसरा कारण बेटा, मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। तीसरा कारण बेटा, मटर के पौधों में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। बेटा मटर के पौधे आकार में छोटे होते हैं, इसलिए आसानी से आप इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और इन्हें आसानी से संकरण करा के आप उगा सकते हो, और मटर के पौधों में आसानी से बेटा आप इसे उगा भी सकते हो। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से मेंडल ने बेटा मटर के पौधे का चुनाव किया था अपने प्रयोगों के लिए। बेटा ये नोट हो गया, अपने प्रयोगों के लिए क्यों चुना था बेटा उन्होंने, जल्दी बताइए फटाफट बेटा। एकदम परफेक्ट कंटेंट के साथ बेटा मैं आया हूं, ठीक है, इतना ही आप लिखोगे पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे एकदम सटीक भाषा में, ठीक है। यस सर, सब आंसर के साथ बेटा मैं बता रहा हूं। आओ आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आएगा, मटर के जो पौधे होते हैं उनके कौन कौन से लक्षणों को मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चुनाव किया था। तो पहला देखो लक्षण, पहला इन्होंने लिया था बेटा पौधे की लंबाई, इसमें प्रभावी लंबापन, अप्रभावी बौनापन। पुष्प की स्थिति, कक्षी प्रभावी, अंतस्थ अप्रभावी। पुष्प का रंग, बैगनी प्रभावी, सफेद अप्रभावी। फली का आकार, फूली हुई, संकीर्ण। फली का रंग, हरा, पीला, ये प्रभावी या प्रभावी बेटा। और बीज का आकार गोल होगा, झुर्रीदार। और बीज का रंग बेटा क्या होता है, पीला और हरा। तो ये बेटा आप तैयार करोगे लक्षण और बेटा उनके प्रभावी और अप्रभावी। यस सर, क्या बात बेटा। चलो हो गया ना बेटा यहां तक? आगे सुनो आप। इसके बाद बेटा आपको तैयार करना है मेंडल के नियम। बेटा यहां से एक प्रश्न आपको बेटा पक्का जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहां से अगर आप ये जो मैं नियम बता रहा हूं, अगर आपने ये नियम बेटा लिखना सीख लिया तो आपको बेटा एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक। प्रभाविता का नियम देखो बच्चे, जब दो विपरीत विशेषकों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी विशेषक दिखाई देते हैं, अप्रभावी विशेषक दिखाई नहीं देते हैं। इसी नियम को हम क्या नाम देते हैं बेटा? सब लोग बोलो, प्रभाविता का नियम। और उदाहरण बेटा सुनो, मान लो जब एक शुद्ध लंबे मटर के पादपों का संकरण आप एक शुद्ध बौने मटर के पादपों के साथ कराओगे तो पहली पीढ़ी में आपको केवल संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। मतलब पहली पीढ़ी में आपको केवल क्या मिल रहा है?
प्रभावी विशेषक। तो जब पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी विशेषक मिलता है, इसीलिए बेटा हम इसे क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। क्लियर? बेटा ये नियम नोट करो जल्दी से फटाफट। यस सर। आगे सुनो बच्चों, ये बनाओगे कैसे बेटा, ये भी बना लेना फटाफट। ये शुद्ध लंबा पादप को आप लिखोगे कैपिटल टी से, शुद्ध बौना स्मॉल टी। ये इसका युग्मक है बेटा, और ये आप देख सकते हो ये पहली पीढ़ी की संतान है। ये पहली पीढ़ी की संतान बेटा लंबी आ रही है, तो पहले पीढ़ी में आपको पता है ये प्रभावी है, और ये है बेटा अप्रभावी। अब पहली पीढ़ी में आपको केवल बेटा प्रभावी ही मिल रहा है, और इसीलिए प्यारे बच्चे सब लोग बताओ, प्रभाविता का नियम बोलते हैं इसको। बहुत बढ़िया। जी अब आगे सुनो, पृथक्करण का नियम। बेटा जब दो विपरीत विशेषकों वाले जीवों के बीच हम क्या कराते हैं बेटा, संकरण। ठीक, तो पहली पीढ़ी में केवल आपको प्रभावी विशेषक ही मिलते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी विशेषक एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होंगे। जैसे एक लंबे शुद्ध मटर के पादपों का संकरण जब एक शुद्ध बौने मटर के पादपों के साथ कराते हैं, तो पहली पीढ़ी में तो लंबे पौधे मिलते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे दोनों एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होंगे बेटा। क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया, फटाफट नोट करो बेटा। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट नियम है, और सबसे पहली बात तो बहुत सरल भाषा में मेरे नियम होते हैं, दूसरे नंबर पर आपको एक बार में अच्छे से आ जाए, उदाहरण भी पूरा रहेगा। चलो आओ बेटा, इसके बाद हम लोग अब जानते हैं बेटा, अब हम जानते हैं बेटा इसके बाद कैसे इसको बनाएंगे। ये देखो, पहले आप ये पहली पीढ़ी बना लो। पहली पीढ़ी तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ये आपने सीखा भी था भी। फिर इसकी दूसरी पीढ़ी कैसे निकालोगे, पहली पीढ़ी की संतान का आपस में क्या करा दो बेटा, स्वसंकरण। अब ये इसके नर और नर युग्मक हो गया, ये मान लो मादा, इन दोनों को ऊपर, इन दोनों को साइड में। ठीक, अब एक बार इसका इसके साथ कैपिटल टी, एक बार इसका इसके साथ कैपिटल पहले स्मॉल बाद में, फिर इसके बाद इसका और इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका और इसका भी स्मॉल टी।
इसका एक बार इसके साथ, इसका एक बार इसके साथ, और फिर इसका एक बार इसके साथ और इसका भी इसके साथ। चलो क्लियर बेटा यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा आगे पढ़ते हैं। इसके बाद देखो, इसमें दो तरह का अनुपात बेटा आप लोग पढ़ लेना। एक अनुपात आपका बेटा लक्षण प्रारूप अनुपात, ठीक है, 3:1, और जीन प्रारूप अनुपात बेटा 1:2:1। ये भी बेटा आपको लिखना पड़ेगा। बेटा 3 पौधे लंबे आते हैं, कैसे देखो मैं बताता हूं। ये देखो, इन तीनों में कैपिटल है, तो 3 पौधे लंबे होंगे, और इसमें कोई भी कैपिटल नहीं है तो ये बौना होगा। तो ये हो गया 3:1 का मतलब। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से एकदम। हंड्रेड परसेंट बेटा एकदम समझ में आ चुका है। बहुत बढ़िया, सुना के सुना। अब 1:2:1 कैसे आ रहा है, ये देखो, यहां दोनों कैपिटल है, तो ये हो गया 1। यहां कैपिटल स्मॉल दोनों हैं, 2 बॉक्स में, तो 2, और यहां बेटा ये देखो दोनों स्मॉल है, तो ये आ गया 1। 1:2:1। चलो आ गया, आगे सुनो। अब प्यारे बच्चे इधर देखो, तीसरा नियम मेंडल का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब 2 जोड़ी विपरीत विशेषकों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है बेटा। जब मटर के बीजों के 2 विपरीत लक्षण वाला पीला गोल और हरा झुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच हम क्या कराते हैं बेटा, संकरण, तो आपको 9:3:3:1 अनुपात में पौधे बेटा मिलेंगे। और मैं इसको समझाता हूं कैसे आएगा। ये देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, गोल पीला, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, हरा झुर्रीदार, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। गोल पीला के लिए अब यहां से देखो एक कैपिटल आर निकाल लो, ठीक है, यस सर। और यहां पास कोई भी दोनों वाई में से एक भी वाई अलग कर लो। इसी तरह दोनों आर में से एक स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई में से एक स्मॉल वाई, और ये बन गया बेटा युग्मक। इसमें निषेचन कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, आर साथ में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई साथ में। इन पादपों का इन्हीं पादपों यस सर, इसी पीढ़ी के पादप होंगे बेटा। पहली पीढ़ी के पादप का आपस में जब आप क्या कराओगे बेटा, स्वसंकरण, तो आपको पहले तो पहली पीढ़ी में केवल क्या मिलेगा, संकर गोल और पीला बीज, और स्वसंकरण कराने के बाद अब आएगी दूसरी पीढ़ी। तो जब आप इनका स्वसंकरण कराओगे इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के युग्मक मिलेंगे। तो इन दोनों के पहले मैं आपको युग्मक बताऊंगा, ठीक है। इन दोनों के जो युग्मक प्राप्त होंगे, तो मैं युग्मक कैसे आता है ये आपको सिखाने जा रहा हूं। देखो, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कैसे युग्मक बनेगा,
देखो बेटा इसके लिए सुनो, एक बॉक्स बनाओ, एक ट्रिक है, एक ट्रिक, ये यहाँ मत बनाना आप लोग अलग से, ठीक है, कोई अलग जगह रफ पेज वहाँ बनाना। पहले तो कैपिटल आर स्मॉल आर को अलग लिख दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को साइड में, ठीक है। पहले कैपिटल वाई इसका इसके साथ, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, बन गया चारों युग्मक। यहां पर देखो लिख दो ऐसे, ये आप मैच करा लो, वही आ रहा है, ऐसा यहां भी होगा बेटा, ये युग्मक बेटा बन जाएगा। युग्मक बनने के बाद बेटा आपको क्या करना है, निषेचन। अब देखो निषेचन कैसे होगा, ये बॉक्स बना लो आपको, देखो पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इन चारों को साइड में लिख दो। सेम ऐसे ही ये चारों चीजें यहां आप साइड में लिख दो, ठीक है। पहला इसका इसके साथ, फिर इसका भी इसके साथ, फिर इसका भी इसके साथ, और इसका भी इसके साथ आप कराओगे निषेचन। ध्यान रखना कैपिटल आर पहले और वाई बाद में। तो इन दोनों का देखो बेटा क्या आ रहा है, इसका इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा, फिर इसका और इसका कैपिटल आर पहले स्मॉल आर बाद में, कैपिटल वाई, फिर इसका और इसका यहां पास, और इसका यहां पास। तो ऊपर वाले चारों का एक एक करके इसके साथ, फिर ऊपर वाले चारों का एक एक करके इसके साथ। अब बॉक्स यहां भरोगे, अब फिर इन चारों का इसके साथ यहां बॉक्स में भरते जाओगे, फिर इन चारों का इसके साथ यहां बॉक्स में भरते जाओगे। आप सीधा बॉक्स भी बना सकते हो और एनसीईआरटी वाला भी ऐसे बना सकते हो। अब इसमें जो अनुपात, इसमें अनुपात आएगा बेटा 9:3:3:1। मेन बेटा आपको यही पढ़ना है। 9 मतलब देखो इसमें 9 जो पादप होंगे बेटा वो आपके ये होंगे, गोल पीला। 3 आपका क्या होगा, झुर्रीदार हरा। 3 आपको यह मिलेगा, गोल और हरा, और 1 आपको मिलेगा बेटा झुर्रीदार हरा, ठीक है। क्लियर, ये अनुपात बेटा नोट कर लो अच्छे से सब लोग। 9 का मतलब, 3 का मतलब, 3 का मतलब, एक का मतलब बेटा हो गया एकदम नोट अच्छे से। चलो अब ये 1:2 कैसे आता है बेटा, देखो इसकी ट्रिक सुनो, अब ट्रिक पहले सुनो इसकी। इसकी ट्रिक हो जाएगी 1:2:1, फिर 2:4:2 और 1:2:1 जीनोटाइप। तो इसको याद कैसे करोगे बेटा, सुनो पहले याद करो 121, लास्ट में भी होगा 121, और दोनों के जोड़ने के बाद क्या बन गया 242, ठीक है। सुनो बेटा कैसे आया ये, एक ये आपका 1 है, ये हो गया बेटा 2, फिर ये हो गया 1, 1:2:1, फिर ये वाला और ये वाला देखो 2 हो गया, फिर ये देखो ये 4, चारों एक जैसे हैं,
फिर आया आपका 2, तो ये और ये हो गया 2, फिर ये आ गया बेटा 1, फिर ये आ गया बेटा 2, और फिर ये आ गया 1। कैसे आया बेटा, ये नोट किया आप लोगों ने? इस तरह के बेटा जो जीनोटाइप है वो आपके कितने कितने हैं, नोट कर लो अच्छे से। आगे सुनो बेटा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा ये जी। अब देखो आपका इस चैप्टर से क्या क्या और चीजें आती हैं। अब आपको इस चैप्टर में बेटा पढ़ना है साप्रभाविता। बेटा यदि किसी जीन के दोनों एलिल्स प्रथम पीढ़ी में समान रूप से प्रदर्शित होते हैं तो ऐसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसे एलिल्स कहते हैं बेटा। और साप्रभावी एलिल्स का एक पीढ़ी से कहां जाना, अगली पीढ़ी साप्रभाविता कहलाएगा। साप्रभाविता बेटा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है बेटा प्रश्न में। मवेशियों जो आपके होते हैं उनके त्वचा के बालों का जो रंग होता है वो इसी का बेटा उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण बेटा नोट कर लेना सब लोग अच्छे से। ठीक है, उदाहरण सब लोग बेटा जल्दी से नोट कर लो। चलो अब बेटा आगे सुनो। इसके बाद बेटा आपको एक प्रश्न तैयार करना है बेटा, ये सब ब्लड ग्रुप वाला प्रश्न। देखो बेटा अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप, पहले तो आप सुनो बेटा, ब्लड ग्रुप जो होता है ये प्यारे बच्चे आपके कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होगा। ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों ए और बी आपका पाया जाएगा और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाएगा बट एंटीबॉडी दोनों ए और बी होगी। बेटा ए ब्लड ग्रुप का जो जीन प्रारूप होगा तो ए ब्लड ग्रुप को या तो लिखा जाता है IA से जब उसमें समयुग्मजीय अवस्था पाई जाएगी, और या तो लिखा जाएगा IA स्मॉल आई। बी ब्लड ग्रुप को लिखा जाएगा IB या IB स्मॉल आई। ए बी ब्लड ग्रुप को लिखते हैं IB से, और ओ ब्लड ग्रुप को लिखते हैं बेटा स्मॉल आई से। तो पहले तो ये लिखना सीख जाओ कौन से ब्लड को किससे लिखा जाएगा बेटा। चलो बहुत शानदार बेटा। अब आगे सुनो बेटा। तो मान लो पिता का रुधिर वर्ग AB और माता का रुधिर वर्ग O है, तो संतानों में संभावित और असंभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। तो देखो बेटा पिता का रुधिर वर्ग क्या था, AB। तो AB को अभी मैंने आपको बताया था कि आप इसे कैसे लिखोगे। तो AB को लिख सकते हैं, AB को लिखा जाता है IAIB से। बस यही आपको एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और O को हम लोग लिखते हैं स्मॉल आई से। तो AB हो गया यहां पास, स्मॉल आई यहां पास। अब एक बार इसका इसके साथ IA स्मॉल आई, एक बार इसका इसके साथ IB स्मॉल आई।
क्लियर। फिर एक बार इसका इसके साथ आई ए स्मॉल आई, एक बार इसका भी इसके साथ आई बी स्मॉल आई, हो गया। तो ये आएगा बेटा ए ब्लड ग्रुप संतानों में और ये लाएगा बेटा बी ब्लड ग्रुप संतानों में। तो अगर माता का रुधिर वर्ग मतलब ओ है, ठीक है, पिता का रुधिर वर्ग क्या है बेटा, सब लोग बताओ, पिता का रुधिर वर्ग क्या है? यस सर, अगर पिता का रुधिर वर्ग ए बी होगा, ठीक है, ए बी होगा, ए बी होगा और माता का रुधिर वर्ग ओ है, तो बच्चों में केवल दो रुधिर वर्ग आने की संभावना है, या तो ए और या तो बी। तो संभावित रुधिर वर्ग बेटा ये हो जाएगा, और कौन सा रुधिर वर्ग कभी आएगा ही नहीं, असंभावित कौन सा हो जाएगा बेटा, असंभावित हो जाएगा आपका ए बी और बेटा ओ, ये संतानों में कभी भी आपका नहीं प्राप्त होगा। अच्छा, ये अब आपका प्रश्न है बेटा, आपको सॉल्व करके खुद बताना है। पिता का रुधिर वर्ग मान लो ये है और माता का रुधिर वर्ग बेटा ये है ए बी, पिता का बी रुधिर वर्ग होगा, पिता का रुधिर वर्ग बी होगा, माता का आप देख ही ले रहे हो, ठीक है, ए बी, माता का रुधिर ए बी है। तो बताओ क्या आएगी संतान, बताओ क्या संभावित और असंभावित संतान प्राप्त होगी? संभावित और असंभावित संतान बेटा क्या प्राप्त होगी, जल्दी बताओ सब लोग। जी सर, बहुत बढ़िया, चलो तो हल कर लेंगे इसको सब लोग। ये भी एक प्रश्न आप लोगों को देके जा रहा हूं बेटा मैं, आप लोग कमेंट करके बेटा इसको मुझे हल करके बताना सब लोग। फिर बेटा ये एक प्रश्न और सॉल्व कर लो आप लोग। यदि पिता का रुधिर वर्ग ओ है और माता का रुधिर वर्ग ए बी है, तो संतानों में रुधिर वर्गों का प्रतिशत क्या होगा बेटा? तो पिता का रुधिर वर्ग ओ है तो आई आई, ये हो गया, लिख दिया। माता का रुधिर वर्ग ए बी है तो आई ए, ठीक है, आई बी साइड में ये ऐसे लिख दिया जाएगा। अब ध्यान रखना, पहले ये वाला लिखा जाता है फिर ये, क्योंकि ये जो आई ए या आई बी होता है ये प्रभावी एलील होता है, तो इसे बॉक्स में पहले, मतलब जब ये प्रभावी और ये वाला होता है स्मॉल आई वाला अप्रभावी, तो अगर आई ए और आई और स्मॉल आई आ रहा है, मतलब अगर हमें आई ए और स्मॉल आई लिखना पड़ेगा तो आई ए जो होता है वो प्रभावी होता है, तो उसको हमेशा पहले लिखेंगे। इसी तरह आई बी भी प्रभावी होता है तो उसको हमेशा पहले ही लिखा जाता है। तो आई ए स्मॉल आई इसका इसके साथ लिख दिया और इसका इसके साथ, ये हो गया। इसी तरह से ये, अब इसका इसके साथ आई बी स्मॉल आई और इसका इसके साथ आई बी स्मॉल आई, तो 50% दो बॉक्स, एक बॉक्स मतलब 25%, ठीक है, दो बॉक्स मतलब 25 25 50, तो 50% ए रुधिर वर्ग आ सकता है और 50% बेटा बी, ठीक। चलो आगे सुनो। तो ये प्रश्न बेटा आप लोग सॉल्व कर लेना, मुझे फटाफट बता देना। सब लोग, एक ये प्रश्न बेटा और एक ये वाला प्रश्न। समझ में आ गया बेटा? नोट हो गया बेटा? जल्दी बताओ फटाफट। यस सर, चलो बिल्कुल नोट हो गया, बिल्कुल क्लियर 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 बेटा। ये सभी मैं वो टॉपिक बता रहा हूं जो एग्जाम में बिल्कुल आ जाएंगे 100%, इसलिए सारे टॉपिक बता रहा हूं बेटा। चलो अब आ जाओ, मैं आपको अगली चीज जो पढ़ाने जा रहा हूं बेटा वो आती है आपके पेपर में, क्या? वर्णांधता, हीमोफीलिया,
देखो बेटा, यदि दैहिक लक्षणों के जीन्स लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तो इन लक्षणों को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग संलग्न लक्षण। ठीक है, और ये आपके 3 प्रकार के होंगे, यक्स, वाई और एक्स वाई। ठीक है, हमें जो पढ़ना है डिटेल में वो पढ़ना है बेटा यक्स वाला। यदि दैहिक लक्षणों के जीन्स यक्स गुणसूत्र पाए जाएंगे तो इसे आप बोलते हो बेटा एक्स संलग्न लक्षण। इसमें 2 पढ़ना है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। और वाई संलग्न लक्षण, यदि दैहिक लक्षणों के जीन्स केवल वाई गुणसूत्र पर पाए जाएंगे तो इसे बोलेंगे बेटा वाई संलग्न लक्षण जी। और कर्ण पल्लों पर बालों का पाया जाना इसका उदाहरण होगा। और अगर दैहिक लक्षणों के जीन्स दोनों गुणसूत्र मतलब यक्स और वाई दोनों पर होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे यक्स वाई बेटा संलग्न। ठीक है, लक्षण। किडनी में एक रोग हो जाता है बेटा, नोट कर लेना। ठीक है, दोनों गुणसूत्र पर इसके जीन मिल जाएंगे, नेफ्राइटिस। जी सर, आप सुनो बेटा आगे। अगला नंबर, मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति। बेटा लिंग संलग्न लक्षणों का एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में पहुंचना क्या कहलाता है? लिंग संलग्न वंशागति। लिंग संलग्न वंशागति की खोज टी.एच. मॉर्गन ने की थी 1910 से 1911 में। ठीक है, खोजा गया था। और इसकी जो खोज थी बेटा वो किसमें हुई थी? ड्रोसोफिला जी। एक बार लाइक का आंकड़ा अभी तक यार 100 नहीं पहुंचा, मतलब भाई हाँ 100 नहीं पहुंचा रहे, उसको जल्दी से फटाफट 100 पहुंचा दो फटाफट। क्या बात है सर। हाँ यहां तक पूरा समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ बेटा अभी हम इसके बेटा कल प्रश्न भी लगवाएंगे। कल का मतलब जो अगला टर्न आएगा उसमें हम बेटा आपको इसके प्रश्न भी लगवाएंगे। तो सारी चीजें अभी प्रश्न लगवाएंगे, वहां भी अभी हम कई चीजें आपको, कई तरह के प्रश्न, ठीक है, कई तरह के जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, सुनो बेटा आप। सो वर्णांधता और हीमोफीलिया चलो पढ़ लेते हैं एक बार। देखो बेटा वर्णांधता का सर्वप्रथम हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया। ठीक है, तो वैज्ञानिक का नाम बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैज्ञानिक का नाम एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। ये कुछ कोड है बेटा, जैसे सामान्य पुरुष के लिए आप लिखोगे XY, सामान्य स्त्री के लिए आप लिखोगे XX, वर्णांध पुरुष के लिए आप लिखोगे XCY, वर्णांध स्त्री के लिए आप लिखोगे XC, और वाहक स्त्री के लिए आप लिखोगे XCX। ये कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, कौन सी चीज के लिए क्या लिखना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है सर। ये कोडिंग अगर आपने नोट कर ली तो आपका हो गया सिलेक्शन सीधे। क्या बात है बेटा, बिल्कुल कोडिंग नोट हो गया। चलो आओ अब मैं आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगवाता हूं। देखो मान लो एक समान पुरुष का विवाह वर्णांध स्त्री के साथ कराया जाता है तो उसकी संतानों में वर्णांधता की वंशागति क्या होगी? ये है बेटा प्रश्न आपका। तो देखो मैं इसको इस तरह से कहूंगा, आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, आसान से।
तो सामान्य पुरुष मतलब यक्स वाई, वर्णांध स्त्री है, वर्णांध स्त्री का कोड क्या है, यक्स सी, ठीक है, और यक्स सी। तो इसका युग्मक होगा यक्स वाई अलग अलग, इसका युग्मक होगा यक्स सी, यक्स सी। तो यक्स वाई को मैंने ऊपर लिख दिया नर युग्मक, और यक्स सी को साइड में मादा युग्मक। अब क्या करूंगा मैं, इसका इसके साथ, तो यक्स सी वाला पहले होगा, तो यक्स सी एक्स, फिर इसका इसके साथ यक्स सी वाई, ठीक है। फिर ये जो है इसका इसके साथ भी होगा, तो यक्स सी यक्स, और इसका इसके साथ भी होगा यक्स सी वाई। तो यक्स सी दो बॉक्स में आ रहा है, मतलब 50%, और ये वाहक का प्रतीक होगा, तो ये 50% पुत्रियां वाहक होंगी वर्णांधता की। और यक्स सी वाई जो होता है वो वर्णांध का, मतलब जिन व्यक्ति को वर्णांधता हो जाती है उसका प्रतीक होता है यक्स सी वाई पुरुषों के लिए। तो ये जो पुत्र होंगे बेटा 50%, दो बॉक्स में है, ये आपके वर्णांध पुत्र होंगे। तो वर्णांधता का बेटा समझ में आ गया, वर्णांधता कैसे होता है बेटा, प्रश्न लग गया। पहले तो आप ये प्रश्न नोट कर लोगे अच्छे से, ये प्रश्न बेटा आप नोट कर लो अच्छे से फटाफट, पूरा प्रश्न इसके बाद ये है, पूरा प्रश्न बेटा देख लो जल्दी से। फिर ये पूरा प्रश्न आपका हो गया, ठीक है। और कैसे इसको मैंने लगाने का तरीका बताया, चाहे तो आप ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, होंगे, और या तो आप इस तरीकों को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला, दोनों तरीका सही है। ठीक है सर, हो गया सर, चलो यस, चलो क्लियर हो गया बेटा यहां तक। इसके बाद बेटा ये आपका प्रश्न है, आप इसे लगा लोगे, ये भी प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न आप लोग लगाना, वैसे मैंने बता दिया है, पर इसको अपने से ट्राई करना आप लोग बेटा, ये वाला प्रश्न, ठीक है, अपने से लगाना सब लोग, इसको ट्राई करना बेटा सब लोग, ठीक है। चलो, हीमोफीलिया बेटा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंश में भी यह प्रचलित था। इस रोग के सर्वप्रथम लक्षण महारानी विक्टोरिया के पुत्र और उनके दो पौत्रों में दिखाई दिया था। इस रोग से साधारण चोट या आघात लग जाने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता है, इस कारण इसे रुधिर श्रावण रोग भी कहते हैं। इसके लिए भी कुछ कोडवर्ड है बेटा, वही कोडवर्ड की तरह यहां भी होगा। सामान्य पुरुष मतलब यक्स वाई, सामान्य स्त्री का मतलब यक्स यक्स, हीमोफिलिक पुरुष का मतलब यक्स एच वाई, हीमोफिलिक स्त्री का मतलब यक्स एच यक्स एच, और वाहक स्त्री का मतलब यक्स एच यक्स। ये कोडवर्ड बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही ध्यान रखना है बस। सवाल देखो, यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह वाहक स्त्री के साथ कराते हैं तो उनकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताते हैं, देखो सबसे पहले हीमोफिलिक पुरुष है, तो हीमोफिलिक पुरुष को मैंने लिखना क्या सिखाया आपको, ये हीमोफिलिक पुरुष का मतलब ये कोडवर्ड बताया था एक्स एच वाई, और वाहक स्त्री का मतलब यक्स एच यक्स। तो इसका युग्मक हो जाएगा यक्स एच, इसका युग्मक हो जाएगा वाई, इसका युग्मक हो जाएगा एक्स एच, इसका युग्मक हो जाएगा एक्स। इन दोनों युग्मक को ऊपर, इन दोनों युग्मक को यहां नीचे लिख देंगे। अब क्या करना है बेटा, इस वाले को इसके साथ यक्स एच, इस वाले को इसके साथ यक्स एच वाई, ठीक है। फिर इस वाले को इसके साथ यक्स एच यक्स, और इस वाले को इसके साथ यक्स और वाई। पहले यक्स होता है फिर वाई होता है, और ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है,
और साथ में हमेशा ये जो जीन वाला है इसको पहले लिखेंगे, जिसमें नहीं होता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो 25% हीमोफिलिक पुत्री, 25% वाहक, 25% हीमोफिलिक पुत्र, 25% सामान्य बिठाएंगे। आप मिला लेना, ठीक है। एक बॉक्स का मतलब 25% होगा, एक बॉक्स का मतलब 25% है, ठीक है, हो जाएगा। फिर ये प्रश्न बेटा आप लोग लगा लेना सो जल्दी से, ये प्रश्न बेटा सब लोग लगाएंगे, ये होमवर्क है, सब लोग इसका आंसर मुझे वीडियो में कमेंट करके बता देंगे। जी सर, चलो। और लास्ट प्यारे बच्चे आपका ये नोट कर लेना जरा सा, लिंग गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिक्रम। बेटा टर्नर सिंड्रोम पहला, ठीक है, ये आपके एग्जाम में समझ लो आएगा ही आएगा, इसमें से कुछ एक कोई एक, ठीक है, आता ही है। इस विकार की खोज डॉक्टर हेनरी टर्नर नामक वैज्ञानिक ने 1938 ईस्वी में की थी। इस विकार से ग्रसित व्यक्ति में एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इस विकार में 23वें गुणसूत्र एक कम हो जाता है, इसलिए इस विकार से ग्रसित व्यक्ति में कुल 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस विकार से ग्रसित मादा मंद बुद्धि, अंडाशय अल्प विकसित एवं स्तन विहीन आदि लक्षण बेटा पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस विकार की खोज डॉक्टर हेनरी क्लाइनफेल्टर नामक वैज्ञानिक ने 1942 ईस्वी में की थी। इस विकार में 23वें जोड़ी का एक अधिक हो जाएगा गुणसूत्र और इस विकार से ग्रसित व्यक्ति में कुल 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस विकार से ग्रसित पुरुषों में अगर XXY लिंग गुणसूत्र पाया जाएगा तो ऐसे पुरुषों में आपको नर और मादा दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे पुरुषों का शरीर लंबा, वृषण छोटा, अल्प विकसित स्तन और बंद होते हैं। और अगर किसी पुरुष में XYY या XX अवस्था मिल रही है, ये स्त्री में मिलेगी अवस्था, अगर पुरुषों में मान लो ये वाली अवस्था है तो इसको बोलते हैं अति नर, इसको बोलते हैं अति मादा, ये स्त्रियों में पाई जाएगी बेटा अवस्था, ठीक है, नोट कर लेना बेटा अच्छे से इसको, ठीक है। और एक और बच गया हमारा लास्ट में, ठीक है, यहां पास मैं नोट कर दे रहा हूं, ये यक्स जो होता है इसको बोलते हैं अति मादा, सुपर मेल, सुपर फीमेल, ठीक, चलो। और अब प्यारे बच्चों हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ चुका है और वो लास्ट टॉपिक बेटा हमारा नोट करो, डाउन सिंड्रोम। सुनिए प्यारे बच्चों, इसकी खोज लैंगडॉन डाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में की थी। तो लैंगडॉन डाउन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बेटा 1866 ईस्वी में इस विकार की खोज की थी। इसमें बेटा 21वें जोड़ी का जो एक गुणसूत्र होता है वह प्यारे बच्चे एक अधिक हो जाता है, इसलिए इस विकार से ग्रसित व्यक्ति में कुल 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये जो विकार है ये दैहिक गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता, एक गुणसूत्र अधिक होने की वजह से होता है, एक गुणसूत्र अधिक हो जाने की वजह से होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में चेहरा मंगोलियन लोगों की तरह बेटा मस्तक चौड़ा, गर्दन और अंगुलियां छोटी, फूली हुई, कद छोटा, मंद बुद्धि, खुरदुरी त्वचा, मोटी जीभ, निचला ओठ उभरा हुआ आदि बेटा लक्षण पाए जाते हैं। और प्यारे बच्चे इसीलिए इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कह सकते हैं। तो यहां से बेटा फाइनली आपका इस चैप्टर के सभी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए, सबसे कम समय में सबसे
एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ। अगर आपने इस कंटेंट के साथ बेटा लिखा इस चैप्टर को तो यकीन मानो एक नंबर भी नहीं कटने वाला। आप लोग अपना खूब ख्याल रखना, शेयर कर देना, पढ़ते रहना, ठीक है। अभी और भी चैप्टर आपके आते रहेंगे, वन शॉट कराता रहूंगा, खूब बढ़िया से पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, समय के साथ, क्योंकि समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों का बहुत कम समय, पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो हम आपके बिल्कुल एकदम क्वालिटी टाइम को यूटिलाइज करें। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा।